हेलो एवरीवन। आज हम प्रकृतिवाद यानी फिजियोक्रेसी क्या है ये देखेंगे। फिजियो का अर्थ होता है प्रकृति यानी नेचर और क्रेजी का अर्थ होता है शासन प्रणाली। तो इसका मतलब है कि प्रकृति का शासन यानी कि जो भी सारा काम है, जो व्यवस्था है, वो नेचर के द्वारा देखी जाती है। यह फ्रांस में 1756 से 1778 तक लगभग 22 सालों तक रहा और जो इसके मेन थे वो थे डॉक्टर फ्रांसिस क्वेने, जिन्होंने इस विचारधारा को दिया था। और अन्य अर्थशास्त्री जो थे वो रॉबर्ट जैक्स टर्गो और दूपो द नेवर्स। अब ये फिजियोक्रेसी या प्रकृतिवाद क्यों हुआ? ये वणिकवाद के विरुद्ध जो था फ्रांसीसियों का विद्रोह था। ये फ्रांस में ही शुरू हुआ था क्योंकि वणिकवाद जो था उन्होंने कृषि को बिल्कुल ही नकार दिया था। वो सोने चांदी को बहुत महत्व देते थे, उद्योग को, व्यापार को बहुत वह महत्व देते थे कि विदेशी व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा करो, धन को अपने पास खर्च मत करो, जितना हो सके निर्यात में लगाओ, आयात कम से कम करो। प्रकृतिवाद ने ज़्यादातर एग्रीकल्चर वाले काम पर जोर दिया और उस समय की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां भी ऐसी थीं जिसकी वजह से प्रकृतिवाद का जन्म हुआ। जो लुई 14वें थे, 15वें और 16वें थे, ये बहुत ज़्यादा निरंकुश सम्राट थे। ये क्या कहते थे? आई एम द स्टेट। ये प्रजा को केवल एक नौकर मानते थे और उनकी कोई स्वतंत्रता का कोई रोल इनके लिए नहीं था। ये केवल अपने ही बारे में सोचते थे, अपने ही शासन को सर्वोपरि मानते थे और अपने लिए ही सोने चांदी का संग्रह करते थे। जनता के सुख दुख से उन्हें कोई लेना देना नहीं था और ना ही जनता को कोई स्वतंत्रता थी और जनता पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाते थे और उनका जो भी उनकी बचत होती थी वो सब राज्य के द्वारा ले लिया जाता था। इसी समय कृषि क्रांति भी हुई क्योंकि कृषि के लिए जोर लगाया जा रहा था कि कृषि भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, केवल उद्योग ही मेन नहीं है। और क्यों प्रकृतिवाद का उदय हुआ? क्योंकि विज्ञान की नवीन नवीन खोजें भी आ रही थी। मनुष्य का बौद्धिक स्तर जो था, उनकी बुद्धि जो थी, वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही थी। इस समय ही न्यूटन जो थे उन्होंने अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी दिया था। तो यही सब कारण रहे थे जिसकी वजह से प्रकृतिवाद का उदय हुआ। पहला सिद्धांत है प्रकृतिवाद का, वो है थ्योरी ऑफ नेचुरल ऑर्डर। ये क्या है? इसमें ये होता है कि जो भी सामाजिक व्यवस्था है वो प्राकृतिक होती है और जो व्यक्ति होता है वो नेचर के हिसाब से ही चलता है। उसके जीवन की जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो नेचर के द्वारा ही संचालित होती हैं। इसको किसने दिया था? दूपो द नेवर्स ने। और इसका जो इसे देखा जाता है, रूसो ने दिया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी इसका कुछ वर्णन मिलता है। ये मनुष्य को और समाज को आनंद की ओर ले जाता है, यानी जो भी प्रकृति की बातें हैं वो सब इसमें दिखाई देती हैं। इसमें जंगलीपन नहीं है कोई भी कि इंसान बिल्कुल जंगली बन जाता है, लेकिन प्रकृति से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रहता है उसमें। वो सारे जो भी काम करता है प्राकृतिक रूप से ही करता है। दूसरा है लेजस फेयर लेजस पासर। इसका मतलब ये है कि मुक्त व्यापार किया जाए, कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाए, मनुष्य की स्वतंत्रता पर कोई भी रोकथाम नहीं की जाए और उसे अच्छा से अच्छा करने का मौका दिया जाए, उसे आगे बढ़ने दिया जाए। इन्होंने शिक्षा प्रणाली को भी बहुत महत्व दिया कि अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा। और ये शासन के लिए कहते थे कि शासन शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन वो व्यक्तियों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप ना करे। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसे करने दे, आगे बढ़ने दे, लेकिन अगर कोई गलत कार्य कर रहा हो तो उसे दंड अवश्य दे। लेकिन शासन निरंकुश ना हो, वो कार्य करे, अच्छे से करे, लोगों की सहायता के लिए करे, ना कि लोगों को दंडित करने के लिए और उन पे टैक्स लगाने के लिए या उनका शोषण करने के लिए। इसका नेक्स्ट है लॉ एंड ऑर्डर। प्रकृतिवादी कहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर को शासन के द्वारा अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर समाज में लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, शांति होगी, तो जो भी प्राकृतिक व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगी। वो मानते थे कि समाज के जो सदस्य हैं वो अपने हित को, अहित को और दूसरों के संग सहयोग हमारा कितना ज़रूरी होता है वो जानते हैं। वो एक प्राकृतिक राज्य की कल्पना करते थे और वो चाहते थे किसी भी प्रकार की सामाजिक बंधन नहीं होना चाहिए, लोगों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, लेकिन कुछ नियम ऐसे होने चाहिए जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, वो सभी को मानने चाहिए। अगला था नेट प्रोडक्ट यानी शुद्ध उत्पादन, जो उन्होंने एग्रीकल्चर में माना था। वो मानते थे कि एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और एग्रीकल्चर ही है जो हम सबको भोजन प्रदान करती है।
वो कहते थे कि जब उत्पादन किया जाता है तो कुछ धन उस पे खर्च किया जाता है, जिसको हम लागत यानी कि कॉस्ट कहते हैं। लेकिन जब हमारा जो रिटर्न आता है उसमें से इसे घटाया जाता है, तो जो भी कुछ बचत आती है उसे ही नेट प्रोडक्ट कहते हैं। वो मानते थे कि शुद्ध उत्पादन जो है वो प्रकृति की देन है, और जब श्रमिक भूमि पर कृषि करते हैं तो कुछ बचत मिलती है जो कि प्रकृति की उदारता से ही हमको मिलती है। मतलब प्रकृति हम पर कृपा करती है, जिसकी वजह से हमें बचत मिलती है। अगला है सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। ये कहते हैं जैसे शरीर में रक्त चलता है, रक्त परिभ्रमण करता है, वैसे ही समाज में धन का भी परिभ्रमण होता है। जैसे उत्पादक वर्ग से संपत्तिशाली वर्ग की ओर पैसा जाता है, धन जाता है, और उनसे फिर उद्योगपति की ओर जाता है। इसका उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए किसान है, वो 5 करोड़ मूल्य का धन उत्पन्न करते हैं, जिसमें से कि 2 करोड़ तो उनकी लागत लगी है, तो उनकी शुद्ध उपज कितनी हुई? 3 करोड़। इसी धन का परिभ्रमण होता है। जैसे कि किसान को 5 करोड़ का उत्पादन प्राप्त हुआ, जिसमें से कि 2 करोड़ तो उसका लागत ही थी, तो वो निकालने के बाद 3 करोड़ का उसका उत्पादन हुआ। तो उसमें से क्या करा, 1 करोड़ कर के रूप में और 1 करोड़ लगान के रूप में उसने भूस्वामी को दे दिया, ठीक है। और 1 करोड़ उसने निर्माता वर्ग को दे दिया, अपने कपड़े, जूते या और भी जो ज़रूरत का सामान है उसके लिए। अब क्या हुआ, भूस्वामी से कच्चे माल के और खाद के रूप में फिर से ये 2 करोड़ रुपए किसान के पास आ गए, और निर्माता वर्ग ने भी खाद के लिए या कच्चे माल के लिए फिर से किसान को दे दिए। तो इनका ये मानना था कि जो भी पैसा है वो किसान के पास ही पहुंच जाता है, जबकि हम ये जानते हैं कि किसान की स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय होती है। इन्होंने मूल्य संबंधी विचार भी दिया। इन्होंने वैल्यू इन यूज़ यानी कि उपयोगिता में जो आ रहा है, और वैल्यू इन एक्सचेंज यानी कि जो विनिमय मूल्य है, इसका अंतर बताया। वैसे इन्होंने मेन जो लिया वो विनिमय मूल्य यानी वैल्यू इन एक्सचेंज ही लिया। इन्होंने ये बताया कि किसी भी चीज़ का मूल्य वहाँ निर्धारित होता है जहाँ जो वर्ग होते हैं उनको सरप्लस यानी अधिक्य मिल पाता है। वैसे तो ये विदेशी व्यापार के खिलाफ थे, लेकिन ये विदेशी व्यापार को आवश्यक भी मानते थे। ये कहते थे कि विदेशी व्यापार से ही लोगों को ज़रूरत का सामान मिल पाता है। ये व्यक्तिगत संपत्ति के भी समर्थक थे। ये कहते थे कि प्रत्येक के पास व्यक्तिगत संपत्ति होनी चाहिए। अगर लोगों के पास ज़मीन नहीं होगी तो वो उस पर पैसा नहीं लगाएंगे। तो ये व्यक्तिगत संपत्ति को सही मानते थे। कर प्रणाली के बारे में ये कहते थे कि कर तो बहुत ज़रूरी है। राज्य की आय का मेन सोर्स जो होता है वो कर ही होता है। अगर कर नहीं लगेगा तो राज्य को आय कहाँ से मिलेगी। लेकिन कर के लिए ये कहते थे कि कर जो होता है केवल भूस्वामी पर ही लगाना चाहिए, क्योंकि वो कर दे सकता है। अगर किसान पर आप कर लगा देंगे तो वो लगान या कर लगान नहीं देंगे भूस्वामी को, जिससे क्या होगा, व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो केवल भूस्वामी और जो अन्य मतलब अमीर वर्ग होते हैं उन पर ही कर लगाना चाहिए, जो कर देने के सक्षम होते हैं। गरीब वर्ग या किसान वर्ग को कर से वंचित रखना चाहिए। अब ये प्रकृतिवाद जो थी इसकी कई कमियां भी थीं, क्योंकि बहुत सारी विरोधी बातें करते थे। विदेशी व्यापार को सही भी मानते हैं, गलत भी मानते हैं। उद्योग और व्यापार को गलत भी मानते हैं, सही भी मानते हैं। ये कृषि को ही मेन मानते हैं। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं और निरंकुश शासन की भी बात करते हैं। और ये उद्योग व्यापार को भी कहते हैं कि अनुत्पादक हैं लेकिन फिर भी ज़रूरी हैं। और ये कहते हैं कि जो शुद्ध उपज है केवल कृषि में ही होते हैं। और ये प्रकृतिवाद जो है इसमें विज्ञान का तर्क नहीं है, बस ऐसा कुछ है कि वणिकवादियों के खिलाफ ही बातें करते हैं, या जो कुछ ऐसा है कि समाज के लिए इनकी जो विरोधी बातें हैं वो चल रही हैं। और ये प्रकृतिवाद भी क्या था, जैसे कि और विचारधाराएं आई थी ऐसे ही आई थी, एक युग के समान आया था। मेन इसकी जो बातें थी वो वणिकवाद के विरोध में ही आई थी। तो इसके बाद धीरे धीरे इसका प्रभाव कम हो गया। प्रकृतिवाद से ज़्यादा अच्छे जो विचार दिए थे वो एडम स्मिथ ने दिए थे, जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।